हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का 5 अंक वाले सुपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आपका 5 अंक वाली क्वेश्चन वो इसी में से ही आएगा जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और जो भी क्वेश्चन बताएंगे विथ आंसर बताएंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को बहुत ध्यान से समझेंगे, आंसर्स को उससे भी ज्यादा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम उतना जल्दी रह नहीं गया। आपको वीडियो के साथ ही तैयारी करना पड़ेगा, आपको टाइम बचत जो है करना पड़ेगा। और हमारा भी यही मकसद है कि हम जो है जनवरी तक पूरी जो चीज है, जितनी भी कंटेंट है, सबको आपको कंप्लीटली प्रोवाइड करा दे। तो आप लोग जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर किया करो, ताकि जितना बच्चे का हेल्प होगा उतना ही हमें खुशी होगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं क्वेश्चंस को कि किस टाइप से क्वेश्चन आपका आएगा। 5 मार्क्स के लिए 2 नंबर पर आएगी, एक क्वेश्चन नंबर 15वां और क्वेश्चन नंबर 16वां जो है इसी जो मैं बता रहा हूँ प्रश्न उसी में से ही होने वाला है। तो चलो देखो, आपको इकाई 4 करना पड़ेगा। 2 इकाई से आएगा 5-5 अंक वाली क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला जो है इकाई 4 से आएगा। तो इकाई 4 में जो फर्स्ट चैप्टर है कृषि। ठीक है, कृषि में से आपका फर्स्ट प्रश्न क्या बनता है भाई? देखो, मोटे अनाजों के उत्पादन में कमी होने के क्या कारण है? कोई 5 कारण आपको लिखना है। ठीक है, मोटे अनाज के उत्पादन में कमी क्यों हुआ, उसके 5 कारण आपको लिखना है। तो इस तरीके से सटीक आंसर आप लोग लिखेंगे इसमें कि जो मोटे अनाज है, ठीक है, सन 1951 के बाद गेहूं चावल जैसे खाद्यान्नों के उत्पादन में क्या वृद्धि दर्ज की गई, वही मोटे अनाज। गेहूं चावल के उत्पादन में तो वृद्धि हुई, लेकिन मोटे अनाजों के उत्पादन में कमी आई, जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित है। ठीक है, पहला, चावल व गेहूं प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं, अतः इसके उत्पादन पर बहुत जोर दिया गया, क्योंकि वो प्रमुख खाद्यान्न है। लोग सभी लोग गेहूं चावल और गेहूं को खाते हैं, इसलिए उसके उत्पादन पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। ये पहला कारण बना भाई। दूसरा कारण देखो, फसल उत्पादन आजकल एक व्यवसाय बन चुका है। इस कारण किसान उन्हीं फसलों को प्राथमिकता देते हैं जिनसे अधिक लाभ मिले। जाहिर सी बात है, गेहूं और चावल का उपयोग लोग ज्यादा करते हैं, आपको पता है, पिछले ऊपर में हमने पढ़े। तो उसको ज्यादातर खरीदेंगे, इसलिए उसमें ज्यादा लाभ होगा। इसलिए ही लोग क्या करने लग गए, मोटे अनाजों के बदले चावल गेहूं को ज्यादा प्राथमिकता देने लग गए। ठीक है, तो इस वह दूसरा कारण आपको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि आपको रटना नहीं है काकी के में, याद रखना, कुछ समझ के रखना पड़ेगा दिमाग में इन चीजों को। तीसरा, बढ़ती जनसंख्या की खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सरकार ने हरित क्रांति मतलब हरित क्रांति तो आया, और हरित क्रांति में चावल और गेहूं को ज्यादा प्राथमिकता देते गए। तो तीसरा रीजन ये हो सकता है। फिर चौथा, मोटे अनाज गरीब वर्ग उपयोग करते थे, इसलिए अब गरीब वर्ग है तो ज्यादा पैसे महंगे में तो उसको खरीद नहीं सकते थे, इसलिए एक कारण ये है। ठीक है, अतः बाजार में उसको उचित मूल्य नहीं मिल सकता था, उत्पादन करने वाले को कोई खास लाभ प्राप्त नहीं होता था, इसलिए एक कारण ये भी है। फिर फिफ्थ वन देखते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। पांचवा में आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोल रहा है, सरकार द्वारा इन अनाजों के उत्पादन हेतु कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया। मतलब जो भी इसका उत्पादन करते थे मोटे अनाज, ठीक है, उसके लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था, कोई उचित मूल्य नहीं दिया जाता था, इसलिए मोटे अनाजों के उत्पादन में कमी आई। तो ये 5 कारण आप लोग सटीक आंसर है, आप लोग अच्छे से इसको कर लेंगे और लिख करके देख लेंगे और मैच कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है, खरीफ रबी एवं जायद फसलों का विवरण जो है उदाहरण सहित आपको देना है। तो देखो, खरीफ रबी और जायद फसल को समझते हैं विद उदाहरण। इस ऋतु का प्रारंभ जो है मानसून के आगमन के साथ ही हो जाता है। किसका भाई? खरीफ फसल का। ठीक है, जैसे ही मानसून हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कब आता है? 16 जून 15 जून लगभग में आती है ना। तो जून में ही क्या होने लग जाता है, ये खरीफ फसल का प्रारंभ होने लग जाता है। इसमें खेती के लिए पानी की उपलब्धता आसानी से हो जाती है। इस ऋतु में मुख्यतः अधिक आर्द्रता और उच्च तापमान वाले फसलें उगाई जाती हैं। मतलब अधिक आर्द्रता वाले और उच्च तापमान वाले फसलों को उगाई जाती है, क्योंकि उस टाइम जो है तापमान बहुत ज्यादा रहता है। गर्मी में क्या हुआ रहता है, जो भूमि जो है, हमारी मिट्टी जो है एकदम गर्म हुआ रहता है, और जैसे ही पानी गिरता है फिर वहां का तापमान जो एकदम उमस जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो खरीफ फसल हमारा जून में जो बोते हैं हम लोग, जून जुलाई में, वो क्या होती है, खरीफ फसल होती है। तो इसके प्रमुख फसल इस तरीके से धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, मूंगफली आदि। फिर रबी फसल किसको बोलते हैं भाई? जब जैसे ही खरीफ फसल समाप्त होता है ना, तो खरीफ फसल समाप्त होता है हमारा नवंबर दिसंबर में समाप्त होता है। उसके बाद शीत ऋतु आता है। तो शीत ऋतु में जिन फसलों को बोया जाता है उसको रबी फसल बोलते हैं, याद रखना। जैसे कि इसमें क्या क्या हो सकता है, गेहूं, जौ, सरसों, अलसी, मसूर, चना, मटर, ये सब चीज किस में आएगा? रबी फसल में। फिर जायद फसल। अब देखो, रबी फसल समाप्त होती कौन सा आता है उसमें,
जायद फसल हम लोग का होता है, ठीक है। मतलब शीत ऋतु जैसे समाप्त हुआ, मतलब वो रबी फसल समाप्त होता है तो फिर जायद फसल बोया जाता है। इसे गर्मा कृषि भी कहते हैं, इसमें गर्मी फसल इसको ही कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग का जो गेहूं वगैरह कटता है, गेहूं वगैरह कटने के बाद जो सबसे कम दिनों के लिए, जैसे कि हम लोग का मान के चलो ये जून उसमें कट जाती है, अप्रैल के लास्ट लास्ट तक, ठीक है। तो उसके मई, ठीक है। तो मई अप्रैल में ला कटा तो मई और जून के लिए जो फसल बोए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, गर्मी फसल बोलते हैं, या गर्मा फसल कहते हैं, या जायद फसल कहते हैं। तो इसमें प्रमुख फसल कौन कौन सा है भाई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, सब्जियां आदि है, ठीक है, याद हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। इस पार्ट से सिर्फ लास्ट क्वेश्चन देखो, क्या करना है। भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण, मतलब भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता, हम निम्न उत्पादकता मतलब है अगर हम खेती करते हैं तो उस खेती में कम उत्पादन होने के क्या कारण हो सकते हैं उसको लिखना है। तो इसके प्रमुख कारण निम्न, जैसे कि जनसंख्या की कृषि पर नियंत्रण, बढ़ता प्रभाव, घटता कृषि भूमि क्षेत्र, खेतों का छोटा आकार, भूस्वामित्व प्रणाली, सिंचाई की सुविधा की कमी, कृषकों का निम्न आय, अनिश्चित सुविधाएं, अनिश्चित सुविधाएं। तो इसको देखो, इसको आपको, ये सिर्फ हेडिंग है, याद रखने, इसके अंदर में आपको और लिखना पड़ेगा। अनिश्चित सुविधाएं मतलब आप लोग लिखोगे अनिश्चित सुविधा, हेडिंग डालोगे, उसके आगे लिखोगे सरकार द्वारा हमें अनिश्चित सुविधा, किसानों को अनिश्चित सुविधाएं दी जाती है, उसकी कोई उन्हें पर्याप्त सुविधा नहीं मिल जा पाता, इसलिए अधिकतर जो लोग हैं किसान नहीं बन पाते हैं और वो सही से वो अपने कामों पर फोकस या सही से अपने कामों को नहीं कर पाते। इस तरीके से उसके अंदर में आपको हर किसी के अंदर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा कृषि पार्ट से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन तीनों क्वेश्चन को कर लेना। उसके बाद हम लोग आते हैं आपके अध्याय 8 से, ठीक है। याद रखना ये उसी इकाई का है, इकाई 4 में से जितना भी अभी आएगा उसमें से ही आपका जो 2 क्वेश्चन है आने वाला है। तो इसमें देखो कौन सी है क्वेश्चन, देख पा रहे होंगे आप लोग कि रूस में 1867 से 1940 के बीच किसानों की स्थिति में क्या क्या परिवर्तन है उसको आपको लिखना है, ठीक है। कब से कब तक रूस में, देखो रूस में रूसी क्रांति हुआ था, तो रूसी क्रांति के बाद वहां पर क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, उन चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी आंसर आप लोग चाहो तो पढ़ लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और इसी के हिसाब से आपको लिखना है। देखो इसका कोई पॉइंट नहीं हो सकता क्योंकि एकदम छोटा छोटा, उतना बड़ा प्रभाव नहीं हुआ, एकदम जो भी हुआ है धीरे धीरे से हुआ है, उसकी खेतों को वापस किया गया और फिर स्वामित्व, और अगर उनके जगह पर क्या है, अगर कोई कारखाना है तो कारखाना में भी उसको क्या क्या काम करने का अधिकार दिया गया। इस तरीके से इसमें किसानों की स्थिति में परिवर्तन हुआ, बस, ठीक है। फिर 5वां जो है, देखो इसमें से कौन सा, रूस पर रूसी क्रांति के किन्हीं 5 प्रभावों का समीक्षा कीजिए। तो रूस में रूसी क्रांति के बाद जिस अर्थव्यवस्था का निर्माण आरंभ हुआ उसकी विशेषताएं निम्नलिखित है, जैसे कि मजदूरों को शिक्षा संबंधी सुविधाएं दी गई, जागीरों से जागीरें छीन ली गई, जागीरदारों से क्या किया गया, जागीरें छीन ली गई और भूमि किसानों को समितियों को सौंप दी गई। या तो पता है, देखो उसमें हमने क्या किया था, 1867 से 1940 के बीच में जो किसान थे उनको जमीन वापस किया गया और साथ ही साथ किसानों की समिति बनाया गया। नहीं भाई कि आप लोग पूरा ग्रुप में रहो और अपने खेतों को मिला करके ज्यादा वाली अच्छी सी उपज वाली खेती करो करके किया गया। तो जागीरदारों से जागीर उसकी जमीनें छीन ली गई और छीन करके किसानों को दिया गया और किसान की किसको, समिति को दिया गया। फिर व्यापार तथा उपज के साधनों पर सरकार के नियंत्रण हो गया, इस तरीके से तीसरा हुआ। फिर चौथा, 5वां आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोल रहा है, काम पर अधिकार संवैधानिक अधिकार बन गया, मतलब हर व्यक्ति का काम पर अधिकार जो है संवैधानिक अधिकार बन गया, उनको रोजगार दिलाने के कर्तव्य राज्य सरकार का बन गया। फिर शासन की सारी शक्ति श्रमिकों और किसानों के ऊपर आ गई। फिर अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आर्थिक नियोजन का मार्ग अपनाया गया, ये उसकी आंसर हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग का 6वां क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोल रहा है कि रूस की क्रांतिकारी सरकार ने कौन कौन से कार्य रूस के लिए किए। तो कंप्लीट आप लोग लिखेंगे कि क्या क्या किया। इसमें देखो पहला दूसरा कार्य करके लिखा हुआ है, तो पहला काम उन्होंने क्या किया, शांति संबंधी ऐलान किया है। और दूसरा जो काम है, तो यहाँ पर दूसरा काम, ठीक है, ये जमीन संबंधी ऐलान किया, पहला काम वो और दूसरा काम जो है जमीन संबंधी ऐलान किया, ठीक है। तो ये दोनों को अच्छे से आप लोग कंप्लीट लिखेंगे, आपके 5 मार्क्स के लिए तो बहुत ध्यान से करेंगे। फिर ये इसी में से, इसी इकाई में से है वो हमारा मुद्रा एवं साख नामक पाठ से आएगा, ठीक है। ये है मुद्रा एवं साख अध्याय 18। इसमें से 1-2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को आपको करके जाना है। जैसे कि
मुद्रा के प्राचीन एवं आधुनिक स्वरूप पर टिप्पणी लिखना है। तो पहले मुद्रा कैसे होती थी और अब मुद्रा जो है कैसे है, उस चीज को लिखना है। तो कंप्लीट इसको पढ़ोगे तो आराम से आपको समझ आ जाएगा। बहुत आसान शब्दों का प्रयोग किया गया इसमें। देखना, प्राचीन काल में लोग क्या करते थे, लेन देन के लिए कुछ धातुओं का प्रयोग करते थे। कुछ भी धातु का प्रयोग करते थे, वो लोहा हो सकता था, चांदी हो सकता था, तांबा हो सकता था, कुछ भी धातु का प्रयोग करते थे। लेकिन रास्ते में इनकी चोरी का भय रहता था। अतः बाद में कुछ समस्याओं का समाधान सिक्कों के चलन से हुआ। सिक्के प्रामाणिक और निश्चित तौल के होते थे। धीरे धीरे धातु के सिक्के के रूप में मुद्रा का प्रचलन व्यापक हो गया। मतलब पहले धातु डायरेक्ट यूज करते थे, फिर उस धातु को क्या बनाने लग गए, सिक्के बनाने लग गए। और वो सिक्का जो है किस में होते थे, निश्चित तौल का होता था। मतलब वो निश्चित वजन होता था उस सिक्के का। ठीक है, आपका एक डॉलर का सिक्का है तो उसका वजन इतना होगा, $2 का सिक्का है तो उसका इतना वजन होगा। इस तरीके से उस सिक्के का क्या था, निश्चित वजन था। व्यापार के बढ़ने के साथ सिक्कों में कुछ नई समस्या आने लग गई। सामान खरीदने के लिए उन्हीं सिक्कों का जरूरत होती थी जो उस क्षेत्र में चलते थे। अब देखो हुआ क्या उस टाइम में दिक्कत, चलो सब लोग सिक्के तो बनाने लग गए। अब किसी जगह में अगर लोहे का सिक्का चलता है तो वहां पर लोहे का ही सिक्का ले जाना पड़ेगा, और किसी जगह पे अगर चांदी का सिक्का चलता है तो चांदी का, और किसी जगह पे सोने का सिक्का चलता है तो सोने का सिक्का ले जाना पड़ेगा, तांबा का लगता है तो तांबा। इस तरीका से हर एक जगह अलग अलग का प्रचलन होने लग गया। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम होने लग गया कि अगर यहाँ नहीं चल रहा है तो फिर उसको ले जाओ, इसको करो, है ना। इस तरीके से दिक्कत हुआ। तो फिर देखो उसमें क्या किया गया, उस सिक्कों के बदले उस जगह पर हुंडी लिखवा लेते थे। इस प्रकार मुद्रा का प्रचलन आरंभ हुआ। फिर देखो आधुनिक, ये तो पुराने जमाने के सिक्के थे, और अब देखो अब क्या होते हैं आधुनिक समय में मुद्रा का स्वरूप। आज हम लेन देन के लिए रुपये और पैसों का उपयोग करते हैं। ठीक है, पहले सिक्का होते थे, अब रुपये और पैसा करते। इसके पीछे सर्व स्वीकार्यता की बात है। मतलब सब लोग स्वीकार किए इस बात को हाँ भाई कोई एक सही चीज होना चाहिए। इसका चलन है क्योंकि सब लोग स्वीकार करते हैं। विश्वास बनाए रखने के लिए सरकारी से कानूनी रूप से अधिकृत मान्यता देती। यह वैधानिक होती है, इसलिए लेन देन में कोई भी इसे अस्वीकार नहीं कर सकता। मतलब हर लोग रुपया और पैसा को मानते हैं। फिर वर्तमान युग में हम वित्तीय लेन देन के लिए नगद के कारण रहित व्यवहार भी करते हैं। हम कुछ वस्तु और सेवाओं को खरीदने के लिए नगद रुपयों के अलावा चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि के द्वारा भी भुगतान करते हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है कि ऋण की सुविधा एक और हमारी आय बढ़ाने में सहायक होती, वहीं दूसरी ओर कर्ज के जाल में फंसा जाती। कैसे इस चीज को समझाना है, तो इसकी आंसर जो है आप लोग बहुत अच्छे से करेंगे। विद उदाहरण समझाना है आपको कि कैसे हम ऋण की सुविधा एक और कहीं ना कहीं हमारी आय को भी बढ़ाती, लेकिन वो हमें कर्ज के जाल में भी फंसा देती है। इन चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है 5 मार्क्स के लिए, तो बहुत ध्यान से करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो कर नहीं है आपको। क्या बोल रहा है, ऋण के लिए शर्तें जैसे ब्याज दर, समय, जमानत, गिरवी आदि की आवश्यकता क्यों होती है। ब्याज दर की आवश्यकता क्यों होती है, समय, जमानत, गिरवी इत्यादि की आवश्यकता क्यों होती है, उन सबको लिखना है। जैसे कि ब्याज दर हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे जिस व्यक्ति ने ऋण लिया है वह ऋण की एवज में किस दर से ब्याज लेगा, है ना। उसको करना पड़ेगा ना, अगर कोई पैसे लिए तो उस पैसे को कितने ब्याज में वो लेगा देगा, इन चीज के लिए कोई निश्चित तो करना पड़ेगा। फिर समय की, आप भाई कितने समय के लिए ले रहे हो, वो पैसा भी निश्चित करना पड़ेगा। फिर जमानत भी, जमानत कैसे होती है कि जमानत को समर्थक ऋणाधार कहते हैं, या ऋण देने वाले के लिए क्या गारंटी होता है, गारंटियर की तौर पर काम करता है कौन, जमानत। फिर गिरवी, कोई कीमती वस्तु को गिरवी रखना होता है। तो इस तरीके से आप लोग ये आराम से इसको कर सकते हो। फिर हमारा इस यूनिट से लास्ट क्वेश्चन जो है आपका भारतीय रिजर्व बैंक के, आपको क्या लिखना है भाई, कार्य लिखना है। देखो भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य लिखिए बोला गया, तो आप लोग को बैंक के भी कार्य याद होना चाहिए और भारतीय रिजर्व बैंक के भी। इस तरीके से सभी का आंसर आप लोग सटीक लिखेंगे। तो ये जो 10 क्वेश्चन बताया गया उसमें से आपका जो 2 क्वेश्चन आएगा, तो फिर से आप लोग हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट देख लेंगे। ये 10 का है भाई, ठीक है, और ये 9वां, फिर 8वां। इस तरीके से हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देख लेंगे। फिर नीचे जो भी देखने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकाई 9 से आएगा। पहली इकाई 4 देखी थी, इकाई 4 में 3 चैप्टर है, तीनों में से आपको मैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया हूँ। उन 10 में से ही आपका जो 2 क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो ध्यान रखेंगे। फिर अगला हम लोग देखते हैं इकाई नंबर 9 को। इकाई 9 में देखो इसमें भी 3 चैप्टर है। मानव अधिवास है पहला चैप्टर, देखो अध्याय नंबर 6, तो इसमें भी विद आंसर देखेंगे हम लोग। इस यूनिट को भी ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास की आपको तुलना करना है, तो बहुत ध्यान से लिखेंगे इसको। देखो पहला दूसरा करके ऑप्शन दिया हुआ है। ग्रामीण अधिवास में अधिकतर किसान जो है निवास करते हैं, इसका प्रमुख कार्य कृषि से संबंधित होता है। उसी तरह
इसमें देखिए तो नगरों का विकास धीरे धीरे होता है। प्राचीन काल में नगरों का विकास व्यापार केंद्र के रूप में हुआ है, ठीक है, व्यापार केंद्र के रूप में नगरों को बनाया गया था और नगर गांव की सदृश होते, तत्पश्चात वृहद आकार लेता है। पहले नगर भी गांव की जैसे होता है, उसके बाद ही क्या बन पाते हैं, वो नगर बन पाते। इस तरीके से सब कुछ इसमें डिटेल लिखेंगे, बहुत अच्छी से आंसर आपके लिए कंटेंट जो है रेडी किया गया है, ठीक है। फिर अगला जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पार्ट से आपका देख पा रहे होंगे कि ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूपों का वर्णन। तो रेखी प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप, वृत्ताकार अधिवास प्रतिरूप लिखेंगे, उसमें वर्गाकार अधिवास या वर्गाकार प्रतिरूप लिख सकते हैं। फिर अरीय त्रिज्या प्रतिरूप। तो ये 5 प्रतिरूप है, इन पांचों प्रतिरूप को बहुत अच्छे से आपको कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको कर ही लो। आप लोगों को पता है सब चीज, निचोड़ नाम से ये वीडियो आ रही है आप लोगों के लिए, तो निचोड़ ही है ये, हर किसी चीज को पास में रख करके बहुत ध्यान से आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें से आने की जो क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आपको ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं है मेरे पास, आपको बिल्कुल भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन है इसी पार्ट से आपका तीसरा प्रश्न, नगरीकरण से, अगर नगरीकरण हो रहा है, शहर बन रहा है, तो शहर बनने से क्या क्या समस्याएं हो रही है, होती है, उसको उदाहरण से समझाना है आपको। तो 3 समस्या होती है मेनली, हेडिंग दिया गया, इसके अंदर की चीजें आपको लिखना पड़ेगा। पर्यावरणीय समस्या, अब जाहिर सी बात है अगर नगर बनेगा तो पर्यावरण भी प्रदूषित होगा, इस चीज को आपको डिटेल से लिखना है। आवास की समस्या है, अगर नगर बनेगा तो जहाँ जगह की कमी होगी, फिर आवास की भी समस्या होगी। फिर रोजगार की समस्या, अगर नगर बन रही है तो रोज सब कौन काम करेंगे वहां पर, इस तरीके से रोजगार की भी समस्या जो है हो जाएगी। खेती जो है नहीं हो पाएगी अगर ग्रामीण अधिवास नहीं रह पाएगा, तो इस चीजों को आपको लिखना पड़ेगा। तो ये रहा यहाँ तक का 16 पार्ट 6 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकेंड यूनिट के लिए, ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखो अध्याय 16 से, इसकी आंसर आपको खुद ही करना पड़ेगा क्योंकि आंसर्स हम सही से रेडी नहीं कर पाए थे। इसका बहुत टाइपिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग पा जा रहा है, इसलिए क्योंकि अगर इसमें इसकी आंसर्स जो है कंप्लीट कराते तो हमारा जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट का आने में और भी लेट हो जाता है, जो कि अभी नहीं कर सकते है ना, इसलिए इसकी आंसर्स आपको खुद करनी पड़ेगी। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा के रखो। क्या बोल रहे हैं कि जन सुनवाई से जनता को हुए अनुभव को आपको लिखना है। जन सुनवाई से जनता को क्या अनुभव हुआ उस चीज को लिखना है आपको। 5 अंक, कोई 5 लिखना है तो बहुत ध्यान से करेंगे। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, परमाणु बम से होने वाले भयानक नुकसान के बारे में लिखना है, वो भी कोई 5 लिखना है। सामाजिक आंदोलन क्या है, यह आंदोलन क्यों होता है, इसकी विशेषताएं आपको लिखना है। फिर नियमगरी आंदोलन को विस्तार से लिखे। तो ये 4 जो क्वेश्चन है, ऊपर 3 क्वेश्चन बताया गया उसके अथवा में आ सकता है, तो बहुत ध्यान से आप लोग करेंगे इन क्वेश्चन को। फिर लास्ट आप लोग का और बाकी है 21 से ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 9वां 10वां 8वां 9वां 10वां। क्या बोल रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी देश की उत्पादन इकाई लगाने के लिए के पूर्व किन किन बातों का क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं, उसको बताना है। वैश्वीकरण से क्या अर्थ है उसको स्पष्ट करना है। उदारीकरण का क्या अर्थ है उसको स्पष्ट करना है। तो ये 3 सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 21 से। तो देखो पहले यूनिट से 10 क्वेश्चन और दूसरे यूनिट से 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन बताया गया है, जिसमें से ही आपका 4 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन बताया गया, उसमें से 4 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लो, और अगर इसकी आंसर जो है आपकी तैयारी हो जाएगा कंप्लीटली, निचोड़ 6 मार्क्स वाले, 6 अंक वाले और निचोड़ 5 अंक वाले का आपकी तैयारी हो जाएगा, उसके बाद आप लोग कमेंट करना कि आपको निचोड़ 4 अंक वाली क्वेश्चन चाहिए। और याद रखना आपको 4 अंक के लिए बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, जैसे कि इसमें पहले वाले में हमने क्वेश्चन 6 अंक के लिए बहुत कम कम बताए, 5 अंक के लिए वही क्वेश्चन की नंबर जो है बढ़ गई, 4 अंक के लिए क्वेश्चन अभी देखो इसमें 10-10 बताए, 4 अंक के लिए देखना हर एक यूनिट से आपको 15-15 क्वेश्चन करना पड़ेगा लगभग, क्योंकि उसमें नंबर जैसे कि नंबर कम होगा तो क्वेश्चन की मात्रा जो है बढ़ जाती है, ठीक है। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करेंगे और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हमारे और आपके इस चैनल के माध्यम से अच्छे से होता रहे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।